बिहार चुनाव के नतीजे जो हैं वो धीरे-धीरे अब रुझानों के बाद अब धीरे-धीरे जो है नतीजे सामने आने लगे हैं। बीजेपी ने पहली जो है सीट जीती और उसके बाद जो है धीरे-धीरे एनडीए गठबंधन जो है, जिस तरह का अभी तक नतीजा देखने के लिए मिल रहा है रुझानों से, जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं, उसमें लग रहा है कि एनडीए जो है बहुमत के साथ जो है सरकार बना लेगी। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें सामने होकर आ रही हैं, जैसे एलजेपी का अलग लड़ना एनडीए में, जबकि केंद्र में वो सरकार में है। और उसके बाद जो है नीतीश कुमार को लेकर जो है बिहार में जिस तरह की स्थिति बनी रही पूरे चुनाव के दौरान, नीतीश कुमार को लेकर जनता के बीच जिस तरह का माहौल था और खास करके 1 महीने जो चुनाव का आखिरी का 1 महीना रहा है, उसमें तेजस्वी को लेकर जिस किस्म की लहर बिहार में बनाई गई थी, जो हवा तैयार की गई थी तेजस्वी के संगठन को लेकर और खास करके कांग्रेस के साथ तेजस्वी के इस गठबंधन को लेकर। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बिहार में कांग्रेस और राजद जो है साथ में, इसके पहले झारखंड में भी इन्होंने एक वो किया था, अभी झारखंड के चुनाव में इन लोगों का एक सफल प्रयोग रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। तो हमारे साथ स्वराज है, स्वराज हम आपसे कुछ चीजों पर बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर के। विश्लेषण इस चीज का करना है कि नीतीश बेहतर या 12 रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बिहार की जनता के, आप क्या मानते हैं? जी देखिए, जिस हिसाब से अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों की दिलचस्पी देखें, तो अभी शुरुआती जो रुझान आए हैं उसमें जाहिर तौर पर एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और महागठबंधन जो कि हमने एग्जिट पोल में देखा था, तमाम एजेंसियों के जो एग्जिट पोल आए थे, उसमें हमने देखा था कि महागठबंधन सरकार बनाती दिख रही थी। लेकिन जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था बिहार के, ठीक इस बार भी उसी तरीके से पिछली बार जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो उसमें जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को सरकार बनते दिखाया गया, लेकिन वो नतीजों में चीजें पलट गई। बिल्कुल ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे महागठबंधन को दिखाया गया कि एग्जिट पोल में वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन नतीजे आते आते अगर हम रुझानों को देखें तो चीजें वापस से पलट गई हैं। हालांकि चुनाव आयोग का जैसे कहना है अभी कि क्योंकि कोरोना का ये टाइम है और वोटों की गिनती में अभी लंबा समय लग सकता है, ऐसे में कोई भी दल खुद को बहुत ज्यादा खुश ना कर ले, ये भी ध्यान देने वाली बात है। और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बिहार की जनता में अब भी वो प्यार उसी प्रकार बरकरार है जिस तरीके से 2014 में पीएम मोदी को लेकर के था। और अगर आप देखेंगे कि बीजेपी को इस बार जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली हैं, तो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के, जैसे कि उनकी रैलियों में भी हमने देखा कि उन पर जनता की तरफ से रैली की नारेबाजी की गई और उनके ऊपर टमाटर वगैरह उछाले गए। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर के जो गुस्सा था वो उनकी सीटों में जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो जनता के बीच में आज भी वैसी ही बनी हुई है। और शायद मुझे लगता है कि उसका नतीजा आप रुझानों में भी देख सकते हैं कि बीजेपी अपनी सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है और जेडीयू से भी मुझे लगता है कि शायद ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी को मिलने वाली हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि आज भी वैसी ही बरकरार है, पीएम मोदी का जादू आज भी बिहार के लोगों के दिलों पर छाया हुआ है। सूरज, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आज तक जदयू चूंकि वहाँ बड़े भाई की भूमिका में बिहार में हमेशा से जब भी एनडीए गठबंधन हुआ, बीजेपी को इतनी सीटें कभी दी नहीं गई लड़ने के लिए। इस बार पहली बार बीजेपी और जदयू गठबंधन में बीजेपी को जो है 121 के करीब सीटें दी गई। हालांकि उसमें से वीआईपी को 11 सीटों पर लड़ने के लिए बीजेपी ने आमंत्रित किया। 6 सीटें हमको दी गई थी जो कि उनके खाते से थी, जदयू के खाते से थी। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये या तो चुनाव के पहले ही समझ में आ गया था कि नीतीश को लेकर जो है एक इनकम्बेंसी वाला जो है फैक्टर काम कर रहा है, इसलिए बीजेपी को इस बार आगे बढ़ाया जाए, या आपको ये लग रहा है कि कुछ ऐसा समीकरण तैयार करने की कोशिश की गई थी बिहार चुनाव में कि यह समझ में आ रहा था कि कांग्रेस से ज्यादा बड़ा फैक्टर जो है वह तेजस्वी यादव हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी को ज्यादा सीट देकर वहां बिहार में उतार दी है? ये निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस से ज्यादा बड़ा फैक्टर तो तेजस्वी यादव का जरूर था और मुझे लगता है कि शायद ये वजह एक हो सकती है कि बीजेपी को इस बार बड़े भाई की भूमिका में वहां पर उतारा भी गया चुनाव के मैदान में। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से उन्हें टक्कर इस बार मिल रही है, वो शायद मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भली भांति उससे परिचित हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने बीजेपी को लेकर के किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी या फिर सीटों को लेकर या फिर जो भी उनके समीकरण थे उसको लेकर के नहीं की शायद। सूरज, ये एक मैं देख रहा था अभी, मैं कुछ कुछ सीटों के रुझान देखने के बाद ना मैं
वोट परसेंटेज पे अभी कुछ कर रहा था, और मैंने देखा कि जिस तरह का वोट परसेंटेज है उसमें से शहरी क्षेत्र में, खास करके बिहार में जो शहरी क्षेत्र है, मैं वहीं से आता हूँ, मैंने बेहतर तरीके से देखा है जो शहरी मतदाता है वो बिहार में वो बीजेपी और जदयू के जो है कैडर वोटर के तौर पर माने जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वह हमेशा वोट कटिंग का जो है एक फॉर्मूला रहता है, वो राजद कर ले, वो कांग्रेस कर ले, या बाकी एक समय पे कांग्रेस के लिए इंटेक्ट वोट होता था शहरी वोट में, वो खिसक कर बीजेपी के पाले में गया है या जदयू के पाले में गया है जहां से जदयू लड़ रही है। लेकिन एलजेपी ने जो खेल किया है इस बार पूरे समीकरण में, क्या जदयू को इसका ज्यादा नुकसान हुआ? शायद इस वजह से ये दिक्कत हुई, या नीतीश कुमार को लेकर बिहार में एक अलग किस्म की जो राय बनी हुई थी उसकी वजह से जदयू को नुकसान हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में जो एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है, शायद ये उसका नतीजा हो सकता है। लेकिन जो लोजपा ने जिस तरीके का इस बार खेल दिखाया, ये भी इसमें एक बड़ी भूमिका जरूर निभाता है, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम जैसा रुझानों में देख सकते हैं कि लोजपा 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो इस तरीके से अगर जो नतीजे अंतिम आएंगे, उसमें लोजपा किंग मेकर की भूमिका जो निभाना चाहती थी शुरुआत में, अगर वो निभा पाएगी, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के विरोध में जाकर के जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को खड़ा किया और चुनाव में उतरे, तो क्या इस बार वो वापस से नीतीश कुमार के साथ सरकार में साथ देने के लिए जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के प्रति जो युवाओं में गुस्सा था, बिहार की जनता में जो गुस्सा था, शायद इस वजह से उनकी सीटें कम हो सकती हैं, पर फिर भी लोजपा की उसमें भूमिका जरूर रही है। मैं जानना चाह रहा था कि लोजपा आखिर किस तरह से नेगोशिएशन करने के उसमें रहेगी। अभी तक जितने रुझान आ रहे हैं उसमें अगर अगर 10 से कम की सीट संख्या आती है लोजपा की, तो क्या नेगोशिएशन की स्थिति बनेगी? क्योंकि मैंने कहीं चुनाव प्रचार के दौरान जो है एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान चिराग पासवान को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता, मतलब जो है मुख्यमंत्री पद छोड़ दें, वो केंद्र में आकर बैठे हैं, उन्हें तकलीफ नहीं है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बदल देना। तो क्या शायद नेगोशिएशन की स्थिति तो तब बनती जब 10 से ज्यादा सीटें जीतकर चिराग पासवान वहां आते, और फिर ऐसी स्थिति बनती कि वो नेगोशिएट कर पाते कि इनको जो है वापिस आप जो है केंद्र में ले आइए या कहीं बिठाइए, लेकिन वहां जो है आप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बदल दीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है चिराग पासवान ऐसा कर पाएंगे इस चुनाव में? नतीजे देखिए, आते हैं। चिराग पासवान की जो अपनी व्यक्तिगत समस्या है नीतीश कुमार के साथ, वो जग जाहिर है, मुझे ऐसा लगता है। और जैसा कि आपने कहा कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान वो उन्होंने जिस तरह की भी बातें कही, तो मुझे लगता है कि शायद आज मैंने गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनको कहते सुना, जब उनसे किसी टीवी एंकर ने पूछा कि क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के बीजेपी कोई नेगोशिएशन कर सकती है, क्या नीतीश कुमार को केंद्र में भेजा जा सकता है और बीजेपी अपना कोई चेहरा बिहार में उतार सकती है। तो इस पर गौरव भाटिया का साफ जवाब था कि हमने पहले ही कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर बिहार में सीएम के चेहरे पर कोई समझौता नहीं करेंगे और नीतीश कुमार ही हमारे सीएम होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि लोजपा की सीटों से नेगोशिएशन पर कोई फर्क पड़ने वाला है। मैं स्वराज आपसे ये जानना चाह रहा था कि मैंने जिस तरह के हालात देखे थे, मुझे याद है जब हम 2019 का जो है आम चुनाव कवर कर रहे थे और हमने आम चुनाव में जब स्थितियां देखी थी, तो मुझे एक चीज स्पष्ट नजर आई थी कि नीतीश कुमार उसी मंच पर उसी चिराग पासवान के लिए प्रचार करने पहुंचे हुए थे, और लोकसभा में चुनाव के दौरान जो है नीतीश कुमार जो है जब चिराग पासवान के वहां पहुंचे हुए थे प्रचार करने के लिए, तो यह कहते आए थे कि इस लड़के को जिताना बहुत जरूरी है। वो लड़का 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतकर यहाँ आता है, और उसके बाद उसकी ऐसी क्या वजह रही होंगी? क्या कुछ लोक जनशक्ति पार्टी को ऐसा लगा था कि शायद बिहार में वो जमीन तलाशने की कोशिश में है, या कुछ और किस्म की राजनीतिक जमीन जो है वहां तैयार करने की कोशिश की जा रही थी चिराग पासवान की तरफ से, जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां वहां बनाई गई? देखिए, मुझे लगता है कि चिराग पासवान का जो चेहरा है वो बिहार में नेता के तौर पर नहीं देखा जाता है, उनको दिल्ली का ही एक नेता माना जाता है। जैसा कि उनके पिताश्री जो दिवंगत रामविलास पासवान हैं, उन्हें एक मौसम विज्ञानी हम कहते थे राजनीति का। तो मुझे लगता है कि शायद चिराग पासवान अपने पिता की तरह ही इस बार एक प्रयोग करना चाह रहे हों बिहार के विधानसभा चुनावों में। हालांकि ये प्रयोग कितना सफल होता है ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद चिराग पासवान अपने पिता की तरह वही एक प्रयोग करके देखना चाह रहे थे, और शायद यही वजह रही कि नीतीश कुमार के उन्हें विरोध में जाना पड़ा। अब उनकी व्यक्तिगत कोई समस्या थी नीतीश कुमार से, वो ये भी एक वजह हो सकती है, या फिर वजह एक ये भी हो सकती है कि
रामविलास पासवान को उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं करने दिया गया बिहार के विधानसभा चुनावों में, जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए या फिर जो लोकसभा के चुनाव थे। शायद ये एक वजह हो सकती है मेरे हिसाब से। महागठबंधन की हवा तूफान में तब्दील नहीं हो पाई, या शायद हवा का रुख मोड़ दिया गया इस चुनाव में जनता के द्वारा। आपको क्या लगता है, तेजस्वी और खास करके एग्जिट पोल के नतीजे जिस तरह से सामने आ रहे थे, जैसे नतीजे हमने एग्जिट पोल के देखे हैं, भास्कर के, दैनिक भास्कर के सर्वे को छोड़ दें एग्जिट पोल को, तो बाकी नतीजे इस तरह से आ रहे थे, उससे जिस तरह की लहर बिहार में समझ में आ रही थी कि परिवर्तन चाहती है बिहार की जनता, क्या तेजस्वी उसको भांपने में कमी कर गए थे, या तेजस्वी को जनता का सही मूड समझ में नहीं आया था? आपको क्या लगता है? देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर के कहा जाता है जो आरजेडी का जो वोट बैंक उसको कहते हैं MY, यानी मुस्लिम और यादव का वोट बैंक। इस बार इसमें जब एग्जिट पोल MY इस बार वाई जोड़ा था उसमें एक नया, कि MY मतलब युवा युवा, उन्होंने कहा कि यूथ भी उसमें होगा। तो क्या मैं वही कहना चाह रहा था कि धोखा दे गया? मैं वही कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से उसका वोट बैंक हम मानते हैं कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक है, इस बार उन्होंने जब एग्जिट पोल के जो भी नतीजे आए उसमें एक और फैक्टर जुड़ा, MYY यानी मुस्लिम, युवा और यूथ। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बयानबाजी करी थी और जिस तरीके से युवाओं को भरोसा दिया था कि उनके आते ही जो पहली कलम चलेगी वो रोजगार के लिए चलेगी, सरकारी नौकरियों की चलेगी। इसको लेकर के विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने तरफ से आरोप भी लगाए थे कि ऐसा करना संभव है या फिर नहीं, ये एक अलग का विषय हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव, मुझे लगता है कि उन्होंने भापा सही था। हालांकि बिहार की जनता को रोजगार से ज्यादा एक मुद्दा अहम ये भी दिख सकता है कि विकास जो बिहार में नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान किया, ये भी एक अहम वजह हो सकती है। और खासतौर पर पीएम मोदी का जो चेहरा है, पीएम मोदी का जो वादा है, मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव से ज्यादा पीएम मोदी पर भरोसा करके दिखाया है। और शायद एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार का ये कहना कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो जिस तरीके से एक इमोशनल नीतीश कुमार वहां पर कर गए बिहार की जनता को, मुझे लगता है कि शायद ये भी एक वजह हो सकती है। अभी तक जितने भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, रुझान के आंकड़े, कुछ कुछ जगहों पर जो है मतलब जो है घोषणा भी कर दी गई है, कुछ जगहों के आंकड़े जो है धीरे धीरे अब जो है क्लियर होने लगे हैं, हालांकि स्पष्ट होने में बहुत समय लगेगा। लेकिन आपको लगता है कि अगर बीजेपी मतलब बीजेपी जदयू गठबंधन को थोड़ा बहुत अगर सीटों के लिए किसी तरफ झांकना पड़े, तो क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान दोबारा से एनडीए के खेमे में होंगे, या नीतीश कुमार को लेकर उनके अंदर जो चीजें पनपी इलेक्शन के दौरान या जिस तरह वो विरोध कर रहे थे, क्या वह उसी पर टेकल मतलब कर पाएंगे, चीजें अपने को स्टेबल कर पाएंगे? या राजनीति में हालांकि स्टेब्लिशमेंट किसी चीज की होती नहीं, सत्ता सबसे बड़ी स्टेब्लिशमेंट का फैक्टर होता है, तो क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान ऐसा कुछ कर पाएंगे वहां? देखिए, मुझे लगता है कि चिराग पासवान किंग मेकर बनना चाहते थे। जो चाबी वो अपने हाथ में लेना चाहते थे, वो चाबी अभी फिलहाल मुझे उनके हाथ में आती दिखाई नहीं दे रही। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो भी हम शुरुआती रुझान देख रहे हैं उसके हिसाब से शायद एनडीए को बहुमत के आंकड़ों तक जाने के लिए या फिर एक अच्छा नंबर पाने के लिए लोजपा की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि अगर जरूरत होगी तो अंतिम जो भी नतीजे होंगे उसके हिसाब से मुझे लगता है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि वो बाहरी समर्थन दे सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि हमारे विचार नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था कि मैं पीएम मोदी के खिलाफ नहीं हूं, मैं नीतीश कुमार के खिलाफ हूं, तो हो सकता है कि वो इसको एक बड़ा आधार बनाएंगे और कह सकते हैं कि मैं पीएम मोदी के नाम पर या फिर बीजेपी के नाम पर मैं समर्थन देने को तैयार हूं। स्वराज, एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर इस पूरे चुनाव में जो मुझे दिखा, शराबबंदी, इसको लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां मतलब जिस तरह से चुनाव के दौरान एक से एक बयानबाजी हो रही थी, चिराग पासवान के मुंह से मैंने सुना है ये करके क्या फायदा जबकि बिहार में शराब पहुंच रहा है, शराब की कालाबाजारी हो रही है, चूहे शराब पी जा रहे हैं। मैंने तेजस्वी के मुंह से सुना, कांग्रेस के कई नेताओं के मुंह से सुना, और एक एक नेत्री आई बाहर से, वो पुष्पम प्रिया चौधरी, हाँ, वो बिहार चुनाव में वो विदेश से पढ़कर आई, उनके मुंह से भी मैंने सुना। तो शराबबंदी या शराब का व्यापार मतलब राजनीति के लिए ये समीकरण क्या फिट बैठता था, या ये बयानबाजी सही थी? देखिए, मुझे लगता है कि नेता जो होते हैं अपनी रैलियों में या फिर अपने भाषणों में जनता को मंत्रमुग्ध करने के लिए ऐसी बातें अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। ये कोई पहली दफा नहीं है। हालांकि ये अनुचित नहीं है
मैं ये कह सकता हूँ कि अनुचित तो नहीं है, पर फिर भी क्योंकि नेता ये करते रहते हैं तो हमें उन्हें देखने की, इस तरीके से सुनने की आदत हो गई है। और बिहार में जो शराबबंदी है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से शराबबंदी को कानून बना करके और उसको बिहार में लागू करने की कोशिश की है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं हो पाया है हालांकि, लेकिन फिर भी कागजों पर वो भले शराबबंदी हमें दिखाई देती है, लेकिन जनता के बीच आज भी शराब अवैध रूप से पहुंच ही रही है, चाहे उसमें जिसका भी हाथ रहा हो। और चिराग पासवान से लेकर के तेजस्वी यादव तक, यहां तक कि नीतीश कुमार ने भी अपनी उपलब्धि को भुनाने की कोशिश की है। बस चिराग पासवान और तेजस्वी उसके विरोध में जाकर के जरूर खड़े हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार आज भी उसको अपनी एक उपलब्धि मानते हैं। और मुझे लगता है कि शराबबंदी बिहार को लेकर के, जैसे आपने कहा कि पुष्पम प्रिया चौधरी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर हम बिहार में आए तो हम शराबबंदी खोल देंगे। तो मुझे लगता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी, अभी आप अगर आपने हालिया रिपोर्ट देखी होगी तो पुष्पम प्रिया चौधरी ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी ने ईवीएम हैक कर ली है, जो कि हम अक्सर हर चुनाव में देखते हैं जब भी कोई पार्टी हारती है। तो इस तरह की बयानबाजी तो चुनाव के दौरान चलती रहती है। ये अनुचित नहीं है मेरे हिसाब से, पर फिर भी अगर जनता को इसको लेकर के तय करना हो तो मुझे लगता है कि जनता ने अपना जो भी मत है वो दिखा दिया है इन शुरुआती रुझानों में ही। एक बड़ी बात इस पूरे चुनाव के दौरान मुंगेर की हिंसा, सेक्युलर होते होते हिंदू हो जाना, कई पार्टियों को उसका नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हिंदुत्व को लेकर उस माहौल के बाद जो मुंगेर में हुआ, मुंगेर की हिंसा के बाद जो हुआ है, उसके बाद जिस तरह के हालात बने, क्या आपको लगता था कि ये हालात सही थे, या कई पार्टियों ने इसको भुनाने की कोशिश की राजनीतिक तौर पर? मुझे लगता है आरजेडी ने, खास करके आरजेडी और कांग्रेस ने एक हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की। क्या बिहार की जनता उसको पहले से समझ चुकी थी, शायद इसलिए वो हिंदुत्व का कार्ड उनका नहीं चल पाया हुआ? देखिए, मुंगेर जैसी जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और राजनीतिक पार्टियां हमेशा से ऐसे मुद्दों को भुनाने की कोशिश करती रहती हैं। हालांकि आरजेडी की तरफ से जो भी बयानबाजी हुई मुंगेर को लेकर के, या फिर बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से उस मुद्दे को हम कहें कि हवा तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उस मुद्दे को सामान्य करने की जिस तरह की कोशिश की गई, तो वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन मुंगेर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि जिस भी पार्टी ने इसको लेकर के जिस तरह की भी बयानबाजी की है, इसमें एक छोटी सी मर्यादा, या फिर हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी जिम्मेदारी का एहसास उन्हें जरूर होना चाहिए। और शायद बिहार की जनता इस बात को बखूबी समझती है, इसलिए उसने अपने मत का इस्तेमाल करके सभी को जवाब बखूबी दे दिया है। एक और सवाल आपसे आखिरी मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या जिस तरह की समीकरण की वहां उम्मीद की जा रही थी, एमवाई समीकरण पहले से फैक्टर रहा है वहां के लिए, लेकिन मैं अभी देख रहा था किशनगंज 40 लोकसभा सीट है बिहार में, 39 सीटें बीजेपी और जदयू और एनडीए मतलब गठबंधन वहां जीतती है 2019 के लोकसभा चुनाव में। एक सीट किशनगंज का है जो सीट बीजेपी मतलब एनडीए गठबंधन हार जाती है। उस एक सीट पर मैं आज जो देख रहा था चुनाव के नतीजे, या मतलब रुझान जब से शुरू हुआ है, उस किशनगंज सीट पर से बीजेपी के कैंडिडेट जो है वह सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि एआईएमआईएम को 1900 के करीब 1972 के करीब वोट दिख रहा था, जबकि बीजेपी 9000 कुछ से ज्यादा से लीड कर रही थी और कांग्रेस दूसरे नंबर पे। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वहां समीकरण, जातीय समीकरण से अलग कुछ और चीजें बदल गई हैं, या कांग्रेस और एआईएमआईएम के चक्कर में जो है वो बीजेपी को फायदा हुआ? नहीं, देखिए, किसी के नुकसान से बीजेपी को फायदा हो बिहार में, मुझे ऐसा फिलहाल तो होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप 2-4 सीटों को लेकर के ऐसा कह सकते हैं जरूर, लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल देखें तो बिहार में जिस तरीके से बीजेपी अपनी सीटें कवर करती दिखाई दे रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी के नुकसान का फायदा बीजेपी उठा रही है। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने, चाहे वो किशनगंज के पूरे क्षेत्र की जनता हो या फिर पूरे बिहार की जनता हो, उसने इस बार विकास के नाम पर वोट दिया है, पीएम मोदी के चेहरे और नीतीश कुमार के काम के नाम पर वोट दिया। तो मुझे लगता है कि इस बार जो भी समीकरण बन रहे हैं वो किसी के नुकसान से बीजेपी फायदे में नहीं आ रही है। बीजेपी अपने काम पर और पिछले जो 5 साल में नीतीश कुमार के जो काम है उसके दम पर बीजेपी को सीटें मिलते दिखाई दे रही हैं। अभी तक आपको बता दें कि 130 के करीब गठबंधन को सीटें जो है वो मिलती दिख रही है। हालांकि ये रुझान है, आंकड़े धीरे धीरे आएंगे, कुछ सीटों के नतीजे जो है घोषित कर दिए गए हैं।
चुनाव आयोग लगातार यह कोशिश कर रही है, क्योंकि इस बार कोरोना का काल है, चुनाव की गिनती में जो है, वोटिंग की गिनती में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, ईवीएम ज्यादा बढ़ाए गए हैं और इसी वजह से नतीजे में देरी थोड़ी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये चुनाव आयोग ही कह रहा है, क्योंकि ईवीएम्स की संख्या इसलिए बढ़ाई गई है कि एक प्रोटोकॉल फॉलो करना था। तो ऐसे में स्थितियां ये बन रही हैं कि अब जो है देखना होगा कि शाम तक जब नतीजे घोषित हो जाएंगे तो वो किसकी तरफ रुख करते हैं। हालांकि अभी बहुमत के आंकड़े को पार करके और वो जो है एनडीए गठबंधन बड़ी संख्या में मतलब जो है जीत का आंकड़ा जो है उनके पास है। तो बाकी ऐसी जैसी भी स्थिति बनेगी बिहार में, उस पर हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं गंगेश, और मेरी बात अभी स्वराज के साथ हो रही थी, तो थैंक यू स्वराज, आपसे बात करने के लिए।